आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए तप सेवा सुमिरन के सभी साधक एवं आदरणीय जस्सी दीदी और नीता दीदी के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आकर आज सेवा का ये अवसर प्रदान किया। उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अम, मैं इस आईएसएस संस्था से पिछले 40 साल से जुड़ी हूँ और उस समय मेरी उम्र केवल 15 वर्ष की थी। तो 15 साल की उम्र तक मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। एक इंसान के जीवन में जितने दुख हो सकते हैं लगभग वो सब मैंने देखे हैं। और 13 साल की उम्र में पूरा परिवार अनेक लाइलाज बीमारियों से ग्रसित था। मेरे फादर 42 की एज में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। तो जीवन बहुत दुखी था और कहते हैं कि जब जीवन दुखी होता है और तब अंदर से जो एक बेचैनी पैदा होती है कि कैसे ये जीवन जिया जाएगा। तो अगर आपके अंदर लगन सच्ची होती है तो आपको बताने वाला कोई ना कोई जरूर मिलता है। और ऐसी स्थिति में हमारे गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मर्षि श्री हृदय नारायण योगी जी महाराज से हमारा संपर्क हुआ और उनसे जुड़कर एक जीने की कला सीखी। और सच पूछिए तो ये जो जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं ये तप सेवा सुमिरन के नाम से जाना जाता है, जो कि श्री रामचरितमानस के ग्रंथ पर आधारित है। तो मैंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ये तप सेवा सुमिरन के सिद्धांत सीखे और 1 साल के अंदर मेरे जीवन से सारे के सारे दुख भाग गए। मात्र 1 साल का समय मुश्किल से लगा होगा कि मेरा जीवन सर्वांश में सुखी हो गया। तो धीरे धीरे ये जर्नी आगे बढ़ती रही। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 84 में मैं जुड़ी थी इस संस्था से और 90 तक में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 90 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। और उसके बाद फिर 90 में हम लोग आश्रम में ही शिफ्ट हो गए सब परिवार। मेरी माता जी और हम लोग 4 भाई बहन सभी लोग आश्रम में पूर्णकालिक सेवाओं में आ गए। और जीवन बहुत सुंदर होता चला गया। गुरु जी का खूब सानिध्य मिला और जीवन निरंतर प्रगति पर चलता चला गया। खूब सफलता भी मिली, आंतरिक शांति भी मिली, अध्यात्म का ज्ञान भी मिला और लोगों से बहुत मान सम्मान मिला, लोगों से बहुत प्रेम मिला। एक जो बहुत छोटे से परिवार में रहते थे, एक छोटे से घर में, ऐसा लगता था यही हमारी दुनिया है। लेकिन आज गुरु की कृपा से हमारी ये दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है। हमारा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है और ये कह सकते हैं कि जीने की कला, जीने का आनंद वास्तव में अब आया है। तो तब से लगातार इसी संस्था से जुड़ी हूँ, गुरु जी के सानिध्य में रही। और आज गुरु जी नहीं है, उन्होंने जो भी कार्यभार मुझे सौंपा है उनकी कृपा से जो भी जैसा हो सकेगा, जैसा वो मुझसे काम लेना चाहेंगे वैसा काम लेंगे और ले रहे हैं। और जीवन आनंद से चल रहा है। एक बेटी है, अभी उसकी भी शादी हो गई। अब कोई ऐसी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है। पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा को यह जीवन समर्पित है। तो ये मेरा एक छोटी सी जीवन यात्रा है। बहुत सुंदर। जी। बहुत और जहाँ तक चर्चा का विषय है, आज आपने रोल ऑफ डाइट मुझे दिया है। क्योंकि ये आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। और आज ये बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना है ये एक, कि आज हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े संत महात्मा भी बीमार हैं। ये एक सच्चाई है। तो हमारे गुरुजी चाहते थे कि कैसे भी करके डॉक्टर्स को और महात्माओं को, संत महात्माओं को ये जीने की कला अगर वो लोग भी सीख जाएं तो हमारे देश की धरोहर को बचाया जा सकता है। तो उन्होंने एक जीवन शैली रामचरितमानस से खोज कर निकाली, रामचरितमानस पर शोध कार्य किया। धीरे धीरे हमारी संस्था के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल संस्था है और धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग का कार्य करती है, तो उन्होंने उसमें से ये कुछ नियम खोज के निकाले कि क्या आज के समय में जहाँ कहा जाता है कि इतना पोल्यूशन है, जहाँ कहा जाता है कि इतनी मिलावट है, कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है, खाने की चीजें शुद्ध नहीं है,
तो क्या इंसान एकदम लाचार हो गया है कि अब वो स्वस्थ नहीं रह सकता? एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे में इंसान को स्वस्थ रहने का आज के समय में अधिकार नहीं है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो शास्त्र हैं, मैं केवल रामचरितमानस की ही बात नहीं कर रही हूँ। हमारी संस्था ने कुरान पर भी शोध किया है, बाइबल पर भी शोध किया है, गुरु ग्रंथ साहब का भी अध्ययन किया है। प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ को उठाकर देखा गया कि क्या ये ग्रंथ किसी ऐसे युग में लिखे गए थे जो आज के समय में अब क्या आउटडेटेड हो गए? क्या ये ग्रंथ आज एक्सपायर हो चुके हैं हमारे जीवन को दिशा देने के लिए? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो ग्रंथ होते हैं ये शाश्वत होते हैं और सदैव जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा और सिद्धांत इनके अंदर छिपे होते हैं। तो उस पर जब शोध किया गया तो वास्तव में पाया गया कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है। वास्तव में स्वस्थ रहना बहुत आसान है। और हम लोग तो ये भी कहते हैं कि बीमार पड़ना बहुत कठिन है। बीमारी तथा मौत हम बहुत सारा धन खर्च करके, बहुत सारा परिश्रम करके, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि बीमारी हम खरीदते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वस्थ है वो ईज है। जो ईज है वो स्वस्थ है। और जो डिस ईज है, हमारे जीवन से जितना ईज निकलता जाएगा, जितनी सरलता, जितनी सहजता ये हमारे जीवन से जितना ज्यादा निकलती चली जाएगी, उतना ज्यादा हम डिजीज होते जाएंगे। और सिंपल सी बात है कि ईज में रहना हमेशा इजी होता है और डिस ईज में रहना हमेशा कठिन होता है। बहुत सरल उदाहरणों से हम लोग बात को समझाया करते हैं कि भाई सर को ऊपर रखना इजी है, पैर को नीचे रखना इजी है। अगर सर को हम नीचे रखें, पैर को ऊपर रखें तो ये इजी नहीं है। तो जीवन में जो कुछ भी हम देखें अपने आसपास चारों तरफ, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसमें कितना हम इजी जिस चीज को भी ले पा रहे हैं उस क्षेत्र में हम स्वस्थ हैं। और जिस चीज को भी हम डिस इजी फील कर रहे हैं वो सब बीमारी है। और जहां तक शरीर की बीमारी की हम लोग बात करें, तो उस बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट है दो। उसमें पहला सब्जेक्ट है हमारा शरीर और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा फूड, हमारी डाइट, हमारा भोजन। आज हम इतने बीमार पड़ रहे हैं, इतनी बीमारियां इतनी बुरी तरह से फैल रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम सुनकर, जिनके सिम्टम्स सुनकर भी बहुत हैरानी होती है कि कैसी कैसी बीमारियां आज से लोग ग्रसित हैं। तो ऐसे में अगर कोई हमें ऐसा रास्ता मिल सके कि जो हमें स्वस्थ बना सके, तो जैसे ही हमें मालूम चलता है कि हमें कोई बीमारी है, परिवार में किसी को जैसे ही मालूम चलता है कि उसको कोई बीमारी डायग्नोस हुई है, तो हमारी पूरी एनर्जी, सारी एनर्जी, पूरे परिवार की सारी एनर्जी केवल इस बात में लग जाती है कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, कौन सी पैथी में जाया जाए, कौन से स्टेट में जाया जाए, कि विदेश में जाया जाए, और कैसे भी करके हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकें। लेकिन अगर हम बीमारी आने से पहले ही अगर हम अपने थोड़ा सा शरीर के बारे में स्टडी कर सकें, तो हम देखेंगे कि हमारा बीमार पड़ना बहुत कम हो सकता है और स्वस्थ रहना बहुत आसान हो सकता है। शरीर की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कोई डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लेमैन भी, एक हाउसवाइफ भी, एक किसान मजदूर भी कॉमन सेंस की कुछ बातें हैं जो समझ सकता है। और उसमें सबसे सीधी बात यह है कि अगर शरीर में हमारे कोई बीमारी आई है तो उसका क्या कारण है। उसके लिए हमें पहले अपने शरीर की ओर थोड़ा सा देखना चाहिए और ये काम हमें आज से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब बीमार पड़ जाएंगे उस वक्त ये काम कर पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। जितनी ज्यादा बीमारी से, बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद हम अगर ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। तो मैं कहूंगी कि आज से ही हम इस पर थोड़ा सा फोकस अगर करें कि ये हमारा जो शरीर है, इसके अंदर परमात्मा ने हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने की सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी दे रखी हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, कैसे वो स्वस्थ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, एक माँ की कोशिश होती है कि बच्चा उन सब चीजों को फॉलो करे और स्वस्थ रहे। तो ऐसे ही नेचर मदर ने हमारे लिए पूरी व्यवस्था स्वस्थ होने के लिए दी है। और हमारे भीतर स्वयं परमात्मा का निवास है। तो वो परमात्मा जिसके अंदर साक्षात बैठा हो, उस शरीर के अंदर कोई कारण नहीं है कि वो शरीर बीमार पड़े।
तो क्या हमें अपने शरीर को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं तो हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि हमारा शरीर हमसे बात करता है, और बहुत स्पष्ट बात करता है। और जो भी बात वो करता है, उसकी बात करने की दिशा केवल और केवल स्वस्थ रहने की दिशा में ही होती है। आप कहेंगे साहब हमारा शरीर तो हमसे बात नहीं करता, लेकिन मैं कहूंगी ऐसा नहीं है। हर मनुष्य का शरीर उस व्यक्ति से बात करता है, और उसको साफ साफ अक्षरों में बताता है कि कैसे वो स्वस्थ रह सकता है। आपको एक उदाहरण दूंगी। एक सिंपल सी बात है कि जब हम खाना खाते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, दिन में 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, खा रहे हैं, खाते 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 एक क्षण ऐसा आता है जब हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि भाई अभी हो गया, अभी और खाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसी आवाज आती है या नहीं आती है। तो अवश्य आपका उत्तर होगा जरूर आती है। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये जो अंदर से आवाज आई है, ये आवाज किसने लगाई है? हार्ट ने लगाई, किडनी ने लगाई, लीवर ने लगाई? नहीं, साक्षात वो परमात्मा जो हमारे शरीर के अंदर जीवनी शक्ति के रूप में कार्यरत है, प्राण शक्ति के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। वो शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति हमें चेतावनी देती है, हमें बताना चाहती है कि भाई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपके पालन पोषण के लिए अभी हो गया, अभी और खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो उस आवाज को वास्तव में सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं? हम में से 5% भी नहीं होंगे। हम उस आवाज को इग्नोर करते हैं, और आवाज आने के बाद ऊपर से उतना खाना खाते हैं जितना हम पहले खा चुके होते हैं। बस सिंपल सी बात है, शरीर ने आपको जब सावधान किया, उसके पहले आपने जितना खाना खाया था वो आपके शरीर की आवश्यकता है। और आवाज आने के बाद आपने जितना भी खाया है, वो सब आपको बीमार करने के लिए जिम्मेदार है। जो भोजन हमारी हमारे शरीर का पालन पोषण करती है, वही भोजन हमारे शरीर का नाश करता है, और वही भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। मेरा एक बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट हमेशा रहता है, और वो सब्जेक्ट रहता है कि आहार ही औषधि है। आहार ही औषधि है। जैसे दवाइयों का प्रयोग हम करते हैं अपने स्वस्थ होने के लिए, रोग नाश के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आप बीमार हैं, आप ये एक गोली खा लीजिएगा, रात को सोते समय खा लीजिएगा, और केवल एक ही गोली आपको खानी है, और वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन खानी है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कोई व्यक्ति ऐसे मूर्खता करेगा कि नहीं साहब हमें तो बहुत तकलीफ है, हम एक दिन छोड़ के नहीं खाएंगे, हम तो रोज खाएंगे। अरे डॉक्टर ने तो हमें एक ही गोली लिखी है, हमारी तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, हम तो 2 खाएंगे। कोई ऐसा करता है क्या? नहीं करता ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के हमको ये औषधि प्रिस्क्राइब की है, और हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और उसी के अनुसार औषधि खाते हैं। तब वो औषधि हमारे शरीर में औषधि की तरह काम करती है। और अगर हम एक की जगह 2 खाने लगे, दिन में एक बार की जगह 4 बार खाने लगे, और रोज रोज खाने लगे, अपनी मर्जी से खाने लग जाए, तो हमारा शरीर जो है वो मृत्यु के मुंह तक भी जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, इसको, ये जो शरीर हमारा है, ये भोजन से मिलकर बना है। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित हमारे भोजन से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व अनाजों में, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, और आकाश का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर ये पांचों तत्व जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, अगर इस भोजन को हम समझ सकें, रोल ऑफ डाइट, रोल ऑफ फूड क्या है, हम अगर इसको समझ सकें, तो पहला हमने थोड़ा शरीर को समझने की कोशिश की कि हमारा शरीर हमसे क्या कहना चाहता है। हमारा शरीर हमसे कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, अभी तो हमें बहुत कमाना है, अभी कैसे आराम कर सकते हैं। हमारा शरीर हमसे कहता है कि थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन हम सोते नहीं हैं। हमारा शरीर कहता है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ। आश्चर्य होता है मुझे कि दुनिया का हर इंसान
4 बजे के आसपास, 2 से 5 के बीच में हर इंसान की आंख अवश्य खुलती है। ये हमें परमात्मा ने दिया है, ये समय हमें वो जबरदस्ती उठाता है कि भाई उठ जाओ, थोड़ी देर परमात्मा के स्मरण में, थोड़ा ध्यान में, मेडिटेशन में बैठ जाओ, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन हम अपने शरीर की आवाज को, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, और नतीजा आज हमारे सामने है। जीवन में बढ़ता हुआ तनाव, चिंताएं, परेशानियां, बीमारियां, ये सारी चीजों से हम दुखी हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि थोड़ा हम अपने शरीर की ओर ध्यान दें कि हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है, और अगर हम उसके नियमों का थोड़ा पालन करने लग जाएं तो हम देखेंगे कि बीमार पड़ना बहुत कठिन है, स्वस्थ रहना बहुत आसान है। अब जो दूसरी चीज समझने की है वो है हमारा आहार। आहार के बारे में तो मैं आपको कुछ बातें ऐसी कहना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि वो आपके जहन में रह जाएं, वो आप याद कर लें, कहीं नोट कर लें। बड़ी महत्वपूर्ण कुछ लाइंस हैं जो अक्सर मुझे बड़ी पसंद है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है, जो डॉक्टर कहता है कि महिलाएं जो है वो ज्यादा ध्यान देंगी, उनका विषय अधिक है। वो डॉक्टर कहता है कि याद रखिएगा, जिस रसोई घर में भोजन को तैयार करने में, जो भी हमारा मेन्यू है, उस भोजन को रसोई घर में तैयार करने में जितना ज्यादा समय लगता है, जिस डिश को तैयार करने में जितना ज्यादा समय लगता है, जितना परिश्रम लगता है, जितना धन खर्च होता है, उस किचन से, उस रसोई के दरवाजे से उतनी ही बड़ी बीमारी निकल कर आती है। और जिस खाने को बनाने में कम समय लगता है, कम परिश्रम लगता है और कम खर्च लगता है, उस भोजन को खाने से कभी भी हमारा शरीर रोगी नहीं होता। सिंपल से उदाहरण है, हम सब शायद समझ ही गए होंगे। लौकी की सब्जी बनानी है, धोइए काटिए, सस्ती सी आ जाएगी, धोइए काटिए, कुकर में डालिए, 10 मिनट के अंदर तैयार, काम हो गया पूरा। और वहीं अगर कहीं पालक पनीर बनाना होता है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। अब आप मेरी बात का शायद ऐसा मतलब निकाल रहे होंगे कि मैं पालक पनीर खाने को मना कर रही हूँ, क्या मैं लौकी खाने के लिए बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रोल ऑफ फूड, खाने का काम क्या है, हम खाना क्यों खा रहे हैं? क्या बस हम इसलिए खा रहे हैं कि 8 बज गया है? क्या हम इसलिए खा रहे हैं कि अब लंच का टाइम हो गया है? अगर हम इसलिए खा रहे हैं तो इसका मतलब है हमने अभी भोजन को बिल्कुल भी समझा नहीं है। खाने का क्या काम है, इसको समझने के लिए हमें भोजन के जड़ में जाना पड़ेगा कि वास्तव में भोजन का क्या काम है। ऐसे ही कुछ और लाइनें एक दो मैं कहूंगी आपसे। ऐसे ही एक डॉक्टर हुआ है, बड़ी सुंदर बात लिखता है। कहता है कि इंसान अपनी कब्र इंसान अपनी कब्र खुद अपने दांतों से खोदता है। समझ गए होंगे शायद आप इसका मतलब, कि आज सुबह से लेकर रात तक हर घर में केवल एक ही चर्चा रहती है, आंख खुलते ही महिलाएं परेशान हैं केवल इसी बात से कि आज क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। बस केवल हमारी सारी एनर्जी, जिन महिलाओं की एनर्जी कुछ अपने आत्म उत्थान में, परिवार के उत्थान में, देश के उत्थान में लगनी चाहिए थी, वो हमारी मैक्सिमम एनर्जी ये सोचने में लग रही है कि आज क्या क्या खाना बनेगा। तो वो डॉक्टर कहता है कि हम अपनी कब्र खुद अपने दांतों से खोदते हैं, यानी कि सुबह से लेकर रात तक बस क्या खाऊं, क्या खाऊं और क्या खाऊं। खाने के लिए मना नहीं है, हम लोग भी खाते हैं, लेकिन खाने को हमें ऐसे सावधानी पूर्वक खाना है कि, एक बहुत बढ़िया लाइन है जो मैंने कहीं पढ़ी है, बहुत सुंदर है, जो मैं हमेशा कोट करती हूँ और बड़े काम की है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने भोजन को दवा बनाकर खाना सीख लें, अगर हम अपने भोजन को दवा बनाकर खाना सीख लें, तो मैं कह सकती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जल्दी दवा खाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर हम सावधान नहीं हैं तो वो डॉक्टर कहता है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये दवाइयां ही हमारी औषधि बन जाएंगी। और आज ऐसे ऐसे लोग हमारे संपर्क में हैं जो हमसे जुड़ने से पहले एक एक दिन में 40-40 गोलियां खाते थे। आप सोचिए, 40 रोटी खाने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन 40 गोलियां खाने वाले लोग आज हैं। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। रोल ऑफ फूड क्या है,
हमें इसको समझने की जरूरत है। बचपन से हमें केवल एक बात पढ़ा दी गई है कि बेटा खाने में ताकत है, तो जब मिले, जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले खा लो। क्यों खा लो? क्योंकि बढ़िया चीज है, ताकत देती है। एक इंसान से पूछो उसको कितनी ताकत चाहिए, तो कहेगा जितनी मिल जाए उतनी बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा ताकत मिल जाए तो फिर खाना कितना पड़ेगा, तो बोले ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ेगा। तो आज ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया से बढ़िया खाने में आज हम लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई चीज बहुत बढ़िया है तो हम ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, औषधि है, बहुत बढ़िया चीज है, पेन किलर है, बहुत बढ़िया चीज है, खा लेते हैं तो पेन दूर हो जाता है। लेकिन ज्यादा बढ़िया है तो ज्यादा खा लेंगे तो उससे आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, ये सोचना जितना मूर्खतापूर्ण हो सकता है, उतना ही ये सोचना भी मेरे हिसाब से शायद मूर्खतापूर्ण होगा कि ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा ताकत आ जाएगी। वास्तव में थोड़ा सा खाने के महत्व को, खाने के रोल को हमें समझना है। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो चांसेस इस बात के बहुत ज्यादा हैं कि हम भोजन को नहीं खाएंगे, वास्तव में ये भोजन ही हमें खा जाएगा। और आज यही देखने में आ रहा है, आज अस्पतालों में उन लोगों की संख्या बहुत कम है जो बेचारे भूखों मर रहे हैं। उन लोगों की संख्या ही ज्यादा है जो खूब खा खा कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर खाने में इतनी ताकत है, अगर खाने में इतनी शक्ति है, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के 75-80%, हमारे देश की 75-80% आबादी जो है वो रोगी होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए, शक्तिहीनता होनी चाहिए उनके अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कमजोरी की हालत ये है कि आज जरा जरा से बच्चों से काम नहीं किया जा रहा है, उनसे दौड़ा नहीं जा रहा, भागा नहीं जा रहा, जमीन पर बैठ नहीं सकते। ये सारी कंडीशंस जो है वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उनका शरीर अभी से इतनी कम उम्र में ही रोगी हो चला है। इसलिए भोजन के महत्व को हमें समझना होगा, और वो समझना ये होगा जिसका सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि खाना हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। देखिए, भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये हमारे लिए सबसे कीमती मशीन है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मशीन है जो हमें जिंदगी में जितनी भी मशीनें मिली हुई हैं, जितनी भी हम यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, घर में रसोई में कितने सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, तरह तरह की मशीनें हम ऑपरेट करते हैं, कार ऑपरेट करते हैं, जनरेटर ऑपरेट करते हैं, सब जितनी भी मशीनें हम यूज करते हैं उन सारी मशीनों को चलाने का हमें तरीका पता है। कौन सी गाड़ी डीजल से चलती है, कौन सी पेट्रोल से चलती है, और कौन सी मशीन ऐसी है जिसको हम लगातार कितना चला सकते हैं, 5 मिनट चला सकते हैं कि 5 घंटे चला सकते हैं। हर मशीन के बारे में हमें पूरी जानकारी है। लेकिन ये मशीन, ये जो शरीर उस परमात्मा ने हमें दिया है, जिस मशीन की लाइफ 100 साल है, ये मशीन आज लोगों की 50 साल में ही खराब हो जा रही है। आज 50-50 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लाइलाज बीमारियां हो रही हैं और लोग मर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि ये 100 साल तक चलने वाली मशीन आज इतनी कम उम्र में ही बर्बाद हो चुकी है? आखिर क्या कारण है? और वो कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है, ये कैसे चलता है, इसका क्या सिस्टम है। एकदम सिंपल सी कॉमन सेंस की मैं आपसे बात करूंगी कि हम लोगों ने सबने एक जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी। संतरे का जूस निकालते हैं ना, मौसमी का जूस निकालते हैं, उसमें क्या सिंपल सा फंडा है, ऊपर से हम मौसमी डालते हैं, मशीन को घुमाते हैं, और एक तरफ से जूस निकलता है और एक तरफ से रफेज। बस समझ लीजिएगा, इतनी सिंपल ये परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, जिसमें हम मुंह से डालते हैं, अंदर जाता है, मशीनरी चालू होती है, प्रोसेसिंग होती है, पाचन पोषण होता है, और जो भी पाचन होता है उसके पश्चात जो भी रस बनते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट बनता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। इतनी सिंपल परमात्मा ने ये मशीन बनाई। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी जो जूस वाली मशीन होती है वो कभी कभी चलनी बंद हो जाती है। हम संतरा डालते हैं, एक डालते हैं, दो डालते हैं, 5 डालते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जूस नहीं निकल रहा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट भी नहीं निकल रहा। हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये मशीन चोक हो गई है। तुरंत हम उसके नट बोल्ट खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि अंदर कचरा फंसा है, उस कचरे को निकाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, वॉश कर देते हैं, वापस स्क्रू टाइट कर देते हैं, फिर संतरा डालते हैं, मशीन चलाते हैं, जूस निकल जाता है। कितना सिंपल है। ठीक ऐसे ही हमारा ये शरीर है, जब तक हम इसमें हमारा डालना ठीक है,
जैसे संतरा निकालने की मशीन है, अगर उसमें हमने संतरे की जगह अगर मैदा डाल दिया तो वो मशीन चोक हो जाएगी। ऐसे ही पहला फंडा है कि हम अपने शरीर में डाल क्या रहे हैं, मुंह से हम डाल क्या रहे हैं, क्या डालने योग्य डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, या शरीर के लिए अयोग्य चीजें हम इस शरीर के अंदर डाल रहे हैं, पहली चीज। फिर अंदर गया तो हमारी मशीनरी कैसी काम कर रही है, पाचन का काम हमारा क्या प्रॉपर हो रहा है क्या, वो अगर सही हो रहा है तो फिर हमारे शरीर का पालन पोषण वो सब भी बहुत बढ़िया होगा, हमारे शरीर का सब चीजें सारे पैरामीटर्स ठीक रहेंगे। और मेन जो फंडा है वो ये है कि जो कचरा है, जो वेस्ट बन रहा है हमारी बॉडी में, क्या वो समय से प्रॉपर तरीके से शरीर से बाहर निकल रहा है। और अगर निकल रहा है तो कोई कारण नहीं है कि हमारा शरीर रोगी हो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम डालते तो खूब है, लेकिन अंदर रस बन रहा है कि नहीं वो तो हमें दिखता नहीं है। लेकिन हमारा शरीर का परफॉर्मेंस हमें वो चीज बता सकता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन वेस्ट नहीं निकल रहा है आज, वो तो हमें दिखता है। आज मैं अगर कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि 80 to 85% लोग आज कॉन्स्टिपेटेड हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा खा रहे हैं जो आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं, खराब क्वालिटी का खा रहे हैं, गलत समय पर खा रहे हैं, बिना सोचे समझे खा रहे हैं। नतीजा ये है कि शरीर में ये जा रहा है, चिपक रहा है, सड़ रहा है, कीटाणु पैदा हो रहे हैं, और अंदर चिपकने की वजह से, सड़ने से सब गैसेस ब्लॉक हो रही हैं, एसिड्स डेवलप हो रहे हैं। और नतीजा ये है कि फिर हमें बीमारियां बीमारियां घेर रही हैं। और फिर उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। पहले कीड़ा पैदा कर रहे हैं और उसके बाद कीड़ा मारने की दवा खा रहे हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारा शरीर 25 साल तक बनता है, 25 साल तक हमें प्रॉपर फूड की जरूरत है, 2 टाइम भोजन की जरूरत है। लेकिन 25 साल के बाद जब हमारा शरीर का बढ़ना बंद हो जाता है, तो शरीर का बढ़ना बंद होने के बाद, बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, हमें 2 समय भोजन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भोजन का काम क्या है, रोल ऑफ फूड क्या है? रोल ऑफ फूड ये है कि फूड से हमारे शरीर का निर्माण होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है, लेकिन फूड से एनर्जी का संबंध नहीं है। आज पूरा मेडिकल साइंस केवल इस बात पर स्टैंड करता है कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी आज की मेडिकल रिसर्च जो हम लोगों ने की है, वो रिसर्च ये कहती है कि फूड से एनर्जी का संबंध नहीं है। केवल ये विषय किसी दिन मौका होगा तो केवल इसी टॉपिक को लेंगे कि क्या वास्तव में फूड एनर्जी नहीं देता है क्या, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं केवल रोल ऑफ फूड अपने टॉपिक पर ही रहूंगी। और वो टॉपिक ये है कि भोजन का कार्य केवल शरीर का निर्माण और उसकी टूट फूट की मरम्मत है। और शरीर में जो ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, उसके केवल 2 सोर्स है। पहला हमें वो डीप स्लीप में आती है, और दूसरा वो हमें मेडिटेशन में आती है, जिसका सोर्स केवल केवल और केवल परमात्मा है, जो हमारे भीतर बैठा है। जीवन की इस पूरे कॉस्मिक एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, उन सारी एनर्जी का सोर्स अगर कोई है तो वो केवल परमात्मा है। बाहरी कोई भी तत्व किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी हमें नहीं दे सकता है। परमात्मा की 5 शक्तियां बताई गई हैं, प्राण शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, चेतना शक्ति है, प्रेरणा प्रेमा शक्ति है, जीवनी शक्ति है। ये सारी शक्तियों का स्रोत केवल परमात्मा है। हम रात को थक कर सोते हैं, सवेरे उठते हैं तो हमारा शरीर एनर्जाइज हो जाता है। ये शक्ति हमें रात को गहरी नींद में आती है, जब हमारे मैं का विलय होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। रात को मैं का विलय होता है, ईगो हमारा शून्य हो जाता है, उस परमात्मा से हमारा संपर्क हो जाता है और हमारा शरीर चार्ज हो जाता है। अब जहां तक रोल ऑफ फूड की बात है, तो इसके आधार पर कि भोजन केवल निर्माण का तत्व है, शक्तिदाता नहीं, इसके आधार पर जो हमारी आदर्श भोजन प्रणाली है, उस भोजन प्रणाली का सबसे पहला अंग है कि 25 साल के बाद नो ब्रेकफास्ट। ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। आज हम लोगों ने प्रयोग किए हैं, लाखों लोगों को केवल सवेरे का नाश्ता बंद करके उनको स्वस्थ बना दिया है, बड़ी बड़ी बीमारियों से उनको मुक्ति दिला दी है। आज छोटे छोटे से बच्चों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, जिन बीमारियों का कारण केवल और केवल एक है, और वो है सुबह सुबह पिया जाने वाला दूध।
आज 90% बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हैं। जरा जरा से बच्चे, 4 साल के 8 साल के बच्चे जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है। सवेरे सवेरे दूध पी रहे हैं, फ्रेश होके नहीं आते हैं। और माता पिता भी कहते हैं कि बेटा फ्रेश होना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है जाओ, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो दूध का गिलास पियो और स्कूल जाओ। ये बहुत गलत हैबिट है बच्चों के लिए। बच्चों को भी दूध देना है तो शाम को दिया जाए। सवेरे बच्चों को भी कोई ना कोई ऐसी डाइट दी जानी चाहिए जो उनके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करे। कोई जूस होना चाहिए, कोई नींबू पानी होना चाहिए, ऐसा कुछ उनका फ्रूट्स का नाश्ता बच्चों का होना चाहिए। और 25 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए नो ब्रेकफास्ट। मैंने 40 साल से कोई नाश्ता नहीं किया है, आपके सामने हूँ। पहले इतनी बीमारियों से ग्रसित थी, आज कोई बीमारी नहीं है। तो कारण क्या है? आवश्यकता नहीं है शरीर को अभी इतनी, क्योंकि अभी कोई इतना शारीरिक श्रम नहीं है। बैठे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, कोई खेती नहीं कर रहे हैं, कोई पैदल नहीं चल रहे हैं, कोई पसीना नहीं बहा रहे हैं। किस बात का हमें इतना भोजन चाहिए, वो भी सुबह सुबह? अगर एनर्जी के लिए भी हम खा रहे हैं तो सुबह सुबह अभी एनर्जी की जरूरत क्यों है? अभी तो हम रात को सोकर उठे हैं, रात भर में हमारी बॉडी एनर्जी बिल्कुल उसमें आ चुकी है, फुल चार्ज है हमारी बैटरी। तो अभी एनर्जी के लिए भी खाने की जरूरत नहीं है। शरीर में अभी टूट फूट भी नहीं हुई है, इसलिए उसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी खाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सवेरे अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो प्यास लगती है तो पानी ले लीजिए, वरना कोशिश करिए कि कम से कम एक लगभग 10-11 बजे तक कुछ ना लिया जाए। 10-11 बजे कोई ऐसा लिक्विड लिया जाए जिससे जो हमारी क्लींजिंग में हेल्प कर सके, हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सके। अब जहां तक अगर इसकी बात है लिक्विड लेने की, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बेस्ट लिक्विड अगर कोई है, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, वो जूस हम लोग कहते हैं हरी पत्तियों का जूस है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस जूस में क्या खासियत है, तो मैं कहूंगी कि ये बेस्ट मेडिसिनल जूस है और वो फ्री में बन जाता है। थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दीजिए, बाकी कड़ी पत्ता, बेल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, आम का, जामुन का, शरीफे का, सीताफल का, ये सारी पत्तियां, वो पत्तियां जो जानवर भी खाता है, उन सारी पत्तियों का आप जूस थोड़ा धो के 4-6 तरह के पत्ते मिक्सी में डालिए, पानी डालिए, उसमें कोई एक सब्जी डाल दीजिए, कोई एक फल डाल दीजिए और जूस निकाल कर उसको बढ़िया टेस्टी बनाकर पी लीजिए। ये हमारी फर्स्ट डाइट होनी चाहिए। अगर केवल इतनी सी भी बात समझ में आ जाएगी तो आप देखेंगे कि जिन बीमारियों के पीछे आप रात दिन लगे थे कि ये कैसे दूर हो जाए, वो बीमारी खुद आपके शरीर को छोड़कर भागना शुरू कर देगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज जो है हमारी डाइट का सेकंड पार्ट, लंच टाइम। मैं 25 साल के ऊपर की डाइट को विशेष रूप से यहाँ पर ले रही हूँ। और वो जो डाइट है, वो उसका इतना सिंपल सा फंडामेंटल रूल है। हम सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी नेचुरल रहे। आज हम याद करते हैं अपना बचपन, हम याद करते हैं आज अपनी युवावस्था, जब हम कितने अच्छे थे, कितना दौड़ लेते थे, भाग लेते थे, कितने स्वस्थ थे, कितनी एनर्जी थी हमारे शरीर में। और आज हम पश्चाताप करते हैं कि काश वैसे हम फिर से हो जाए। हो सकते हैं, बहुत सरल है। जानते हैं कैसे? देखिए, अगर हम चाहते हैं, मैं तो कहूंगी कि किसी भी उम्र में, अगर आप 80 साल के भी हो गए हैं और 80 साल में भी अगर आप चाहते हैं कि काश मैं पहले जैसा मेरा शरीर नेचुरल हो जाए, अब अननेचुरल हो गया है। क्या अननेचुरल हो गया? आंखें अननेचुरल हो गई तो चश्मा लगा हुआ है। कान कान अननेचुरल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सुनाई देना कम हो गया है। कमर अननेचुरल हो गई है, अब वो बैठा नहीं जाता। रीढ़ की हड्डी अननेचुरल हो गई है, दर्द होती है, सीधा कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, जमीन पर बैठ नहीं सकते। ये सब बॉडी हमारी जो अननेचुरल हो रही है, अगर हमें इसे नेचुरल बनाना है, दुनिया की किसी भी मेडिसिन से ये नेचुरल नहीं बन सकती। मैं दवाइयों का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दवाई जितनी भी है, किसी भी पैथी की, मैं यहाँ किसी पैथी को नहीं कह रही हूँ, किसी भी पैथी की कोई भी दवा नेचुरल नहीं होती है, ये तो सबको पता है। और हम चाहते हैं कि बॉडी नेचुरल हो जाए। जैसा माल लगाएंगे वैसा ही तो प्रोडक्ट तैयार होगा ना। अननेचुरल अगर हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी से हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो नेचुरल बन जाएगा? उसका तो सिंपल सा एक ही फंडामेंटल होगा ना, और वो ये होगा कि अगर हमें बॉडी को नेचुरल बनाना है तो पहली चीज, रोल ऑफ डाइट क्या होगा कि हमारा डाइट नेचुरल होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा दिन में रॉ ईटिंग करने लग जाएं, नेचुरल डाइट पर अगर आ जाएं,
तो आपको बिना परिश्रम किए, बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आपकी बॉडी अपने आप बाय डिफॉल्ट नेचुरल होनी शुरू हो जाएगी। जहां जहां जो जो अननेचुरलिटी आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है वो वहीं स्टॉप कर जाएगी और धीरे 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 वो क्योर होने लग जाएगी। सिंपल सा रूल है। तो क्या करें? बहुत सिंपल सी बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि दोपहर का जो हमारा लंच होना चाहिए उसमें जो भी कुछ कच्चा आप खा सकते हैं, सीजन की चीजें खाइए। कोई बहुत महंगा अंगूर अनार पाइनएप्पल खाने की जरूरत नहीं है। जो भी सस्ते से सस्ता, क्योंकि जो सस्ता होगा ना वही आपकी बॉडी के लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सस्ती चीज वही होगी जो सीजनल होगी, और वो सीजन में उस सीजन के अनुसार उसके अनुकूल बनाकर हमारी मदर नेचर ने हमारे लिए भेजा है कि बेटा इसे खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। तो बाजार में जो सबसे सस्ता है वो सीजनल है, जो बाजार में सबसे सस्ता है वो रीजनल है, और सस्ता तो है ही और हमारे शरीर के लिए वो दी बेस्ट है। तो ऐसी चीजें आप भर पेट खाइए, भूखे रहने की कोई बात नहीं है। तो उसका सिंपल तरीका हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आप स्प्राउट्स ले लो, मूंग ले लो, थोड़ा सा उसको स्प्राउट कर लो, और उसमें जो मिल जाए खीरा गाजर ककड़ी मूली धनिया पालक और भी जो कुछ भी आपको डालना है, कुछ ड्राई फ्रूट डालना है, किशमिश डालनी है, खजूर डालना है, मूंगफली दाने डालने, जो अभी आपको डालने की इच्छा लगे टेस्ट के हिसाब से वो आप इसमें डाल लीजिए। बढ़िया प्लेट भर के आपका सलाद तैयार हो जाएगा। उसमें नींबू डालिए, नमक डालिए, जो भी आपकी इच्छा हो, बढ़िया टेस्टी बना के उसको बढ़िया खा लीजिए। और इतना टेस्टी ये लगेगा कि थोड़े दिन में आप वास्तव में भूल जाएंगे वो सूखी रोटियां, वो सूखे पराठे। मैं तो कभी कभी मजाक में ये भी कहती हूँ कि अगर ये पराठे, लोग कहते हैं साहब रोटी के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, ये आप कौन सी डाइट बता रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। मैं लोगों से कहती हूँ कि अगर स्वस्थ रहने के लिए ये रोटियां और पराठे अगर इतने जरूरी होते तो नेचर ने ये रोटी और पराठे पेड़ पर लटका दिए होते। जिस परमात्मा ने सब कुछ लटका दिया पेड़ों पर, तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जियां, नाना रंग नाना स्वाद नाना प्रकार के इतने सब कुछ दिए, तो वो परमात्मा क्या हमारे लिए, वो नेचर क्या हमारे लिए पराठे और अचार का पैकेट बना के नहीं भेज सकता था? मेरा मानना है कि जरूर भेज सकता था, अगर वो हमारे जिंदा रहने के लिए इतने जरूरी हैं तो। लेकिन ऐसा था ही नहीं, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। इसलिए सिंपल सी बात है कि दोपहर में थोड़ा कच्चा हो जाए, और खाने के बाद कुछ स्वीट डिश की हमारी आदत होती है, तो स्वीट डिश ले लीजिए, थोड़ा सा कोई एक फ्रूट ले लीजिए, बढ़िया मीठा जो भी आपको पसंद हो। तो भर पेट सलाद और उसके साथ में थोड़ा सा सीजनल बढ़िया मीठा जो भी आपका पसंद का फ्रूट हो वो खा लीजिए, बढ़िया आपका पेट भर जाएगा। तो ये हमारा दोपहर का लंच है। यही डाइट हमारे बच्चों का जो है नाश्ता होगा। जो 25 साल के नहीं है उनका ये नाश्ता होगा, दोपहर में उनका पूरा भोजन होगा, क्योंकि उनका शरीर अभी बढ़ रहा है। उनको भी नेचुरल चाहिए, क्यों? क्योंकि बॉडी तो उनकी भी अभी हमें सफाई मांग रही है, इसलिए एक बार का रॉ डाइट तो बच्चों को भी चाहिए। तो ये हमारा लंच हो गया। और उसके बाद जो हमारा रात का खाना है इसमें पूरी छूट है। इसमें पूरी छूट क्या है? आपने दिन भर परिश्रम किया, काम किया, जो भी काम धंधा किया, अब भोजन के बाद आपको विश्राम करना है, तो रात का खाना आप पूरा लीजिए। मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, मेडिकल साइंस से उल्टा तो है, थोड़ा तो उल्टा है, लेकिन रिसर्च करने पर एकदम सीधा पाया गया है। और मैं ये भी बड़े खुशी के साथ आपसे कहूंगी कि ये मेडिकल साइंस से बिल्कुल उल्टे रिजल्ट भी आपको देने वाला है। जहां आज हमको डॉक्टर ने कह दिया है कि ये बीमारी आपकी लाइलाज है, आपकी डायबिटीज हो गई है, अब ये जिंदगी भर आपको दवा खानी है, आपका बीपी गड़बड़ हो गया है, आपको जिंदगी भर दवा खानी है, अब आपके घुटने खराब हो गए हैं, अब आपको घुटने रिप्लेस करवाने ही पड़ेंगे। आज कितनी बीमारियों को हमने मान लिया है कि अब ठीक नहीं हो सकते। तो मैं कहूंगी कि अगर इस रिजल्ट को आपको रिवर्स करना है, करके देख लिया जाए। बहुत कुछ करके देखा हमने, जिसने जो कहा वो किया। 7 दिन प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, 7 दिन प्रयोग करके देखा जाए क्या होता है। मैं तो कहती हूँ 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग 7 दिन के शिविर लगाते हैं, 7 दिन में रिजल्ट आता है, लोगों की दवाइयां छूट जाती हैं। आज लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको, जो इंसुलिन पर थे और आज वो किसी भी तरह से डायबिटिक नहीं है, आज उनकी डायबिटीज क्योर हो चुकी है। जहां हम डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, वहां यहाँ पर हम लोग क्योर की बात करते हैं। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों
कि ऐसे ऐसे केसेस हैं जो डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिए थे, और वो आज लोग 30-30 साल से चल रहे हैं बिना किसी दवा के, जीरो मेडिसिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। दवाइयों का विरोध नहीं है, लेकिन दवा की जरूरत ही क्यों पड़े? अगर हमारी ये डाइट आइडियल सिस्टम अगर हम फॉलो कर सकेंगे तो हम देखेंगे हमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी इमरजेंसी है, कोई मौका पड़ जाए तो दवाई का विरोध नहीं है, ले लीजिए। लेकिन आवश्यकता और उसकी निर्भरता को हमें खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक डॉक्टर भी जानते हैं कि दवाइयों पर डिपेंड रहकर स्वास्थ्य की कामना तो हम नहीं कर सकते। तो रात की जो हमारी डाइट है उसमें थोड़ी छूट है। उसमें है कि भाई आप जो खाना है आप खाइए। दिन में पहले एक बार पालक का जूस पी लीजिए सवेरे, दोपहर में एक बार जरा पालक सलाद में खा लीजिए, और रात को उसी पालक को पनीर के साथ बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रात को एक समय खाना खाइए, जो आपको अच्छा लगे वो खाइए, बस एक बात का ध्यान रखिए कि उसमें 80% सब्जियां रखिए। 20% में आपको जो अच्छा लगता है, पूड़ी खाइए, पराठा खाइए, भटूरा खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तला हुआ खाइए, भुना हुआ खाइए, जो भी खाइए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि नॉन वेज को तो कम से कम छोड़ ही दीजिए। वो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। मैं कोई यहाँ शाकाहार को कोई प्रमोट करने की कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रमोट करने से होने वाला कुछ नहीं है। जो खाता है वो खाता ही है। लेकिन अगर उनको लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि भाई नॉन वेज के लिए हमारी आंतें नहीं बनी है, जल्दी सड़ जाता है हमारी बॉडी में जाकर, फर्मेंटेशन बहुत होता है, शरीर के लिए किसी प्रकार से भी अनुकूल नहीं है। इसके दूसरे पक्ष की अगर बात ना भी करूं, केवल शारीरिक स्तर की भी अगर मैं बात करूं, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि अगर स्वस्थ रहना है तो कृपया नॉन वेज से तो हाथ जोड़ ही लीजिए। और जहां तक शाकाहार की हम बात करें, तो शाकाहार भी अगर आप कर रहे हैं तो रात को जो हमारा खाना है उसमें 80% सब्जियां होनी चाहिए। लोग कहते हैं साहब सब्जी खाना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम कहते हैं हम कहाँ मना कर रहे हैं, आपको तो जो खाना है आप वो खाओ। खूब ऑयली खाओ, स्पाइसी खाओ, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। जो बढ़िया खाना आपको खाना है वो बना लीजिए, लेकिन साथ में एक एडिशनल सब्जी जरूर घर में बननी चाहिए, हरी सब्जी। आप एक हरी सब्जी घर में बनाइए, खाना खाने से पहले 1 कटोरी 2 कटोरी आप हरी सब्जी खा लीजिए। लोग कहते हैं साहब अच्छी नहीं लगती है, मैं कहती हूँ डॉक्टर ने दवा आपको जो खाने को बताई है वो खाना अच्छा लगता है क्या? अगर वो खाना अच्छा नहीं लगता, उससे तो अच्छी होगी सब्जी, कुछ तो उसमें स्वाद होगा। बढ़िया सादी एक सब्जी बनाइए, अच्छी लगे सब्जी समझ के खाइए, अच्छी ना लगे तो दवा समझ के खा लीजिए। तो धीरे धीरे ऐसे जो ये सब्जियां जाएंगी, स्वाद के लिए 20% अनाज जाएगा, शरीर की आवश्यकता की भी पूर्ति होगी, आपके मन की भी पूर्ति होगी। इस तरह से आप अपने डाइट को प्लान करिए। अगर आप कहें कि भाई साहब समोसे खाने हैं, जलेबी खानी है, पकौड़े खाने हैं, तो कब खाए जाएं? तो थोड़ी सी छूट उसमें हम लोग कहते हैं शाम को आप एक 4 बजे के आसपास बहुत हल्का सा कोई अपने टेस्ट की नाश्ता जो भी आप पसंद करते हो तो थोड़ा आप ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो डाइटरी सिस्टम है, और जिसमें प्रमुख रूप से हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खाने का रोल क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि खाने का रोल क्या है, जब तक हमारे दिमाग में ये बैठा रहेगा कि भोजन ताकत देता है, तब तक आप आवश्यकता से अधिक खाएंगे ही खाएंगे। जब तक आपको ये बात नहीं समझ में आती है कि भोजन शक्ति नहीं देता, तब तक आप समय से पहले खाएंगे, आवश्यकता से अधिक खाएंगे, किसी के कहने से खाएंगे, और बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसलिए भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। इस टॉपिक को फिर आगे कभी देखेंगे। और हमारे बहुत सारा साहित्य है, उस साहित्य का अध्ययन अगर करेंगे, हमारी वेबसाइट पर सारी किताबें उपलब्ध हैं, उन किताबों को आप थोड़ा स्टडी अगर करेंगे तो आपको बहुत विस्तार से जानने और समझने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता है कि शायद, मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं जस्सी दीदी से कहूंगी थोड़ा इशारा करके मेरे को बताएंगे समय हो गया है। तो मैं आज के लिए तो कहूंगी कि अगर इतनी सी भी मेरी बात आपको समझ में आ सके, इसमें से 2-3 लाइनें अगर आप पकड़ सकें। पहली लाइन आप पकड़िए, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। दूसरी चीज पकड़िए कि बॉडी को अगर नेचुरल बनाना है तो हमें नेचुरल फूड की तरफ जाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज हमें जो है वो ये है कि हमारी जो फर्स्ट डाइट होगी वो फर्स्ट डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बॉडी में क्लींजिंग का काम कर सके। दिन भर तो हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं जो क्लींजिंग हो, कम से कम हमारी जो फर्स्ट डाइट है वो क्लींजिंग होनी चाहिए। ऐसा कुछ हमें भोजन लेना चाहिए, ऐसी कोई लिक्विड लेना चाहिए जो क्लींजर हो। उसके लिए कोई भी जूसेस हो सकते हैं, सूप हो सकता है,
और बेस्ट मैंने आपको बताया वो है ग्रीन लीव्स का जूस। बाकी इसके अलावा आप जो भी जूस लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इस तरह की डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि धीरे धीरे आप एक बार फिर से स्वास्थ्य के रास्ते पर चल पड़ेंगे। रिटर्न टू नेचर, हम लोग कहते हैं रिटर्न टू नेचर। हम नेचर से जितना दूर रहेंगे उतना ही हम अस्वस्थ रहेंगे, उतना ही हम दुखी रहेंगे, उतना ही चिंतित रहेंगे, उतना ही तनाव रहेगा हमारे जीवन में। जितना हम नेचर के करीब आएंगे उतना ही हम दिन पर दिन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बिना किसी मेहनत के हम स्वस्थ होने लग जाएंगे। इतना कहकर फिलहाल आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी।